स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनका एक दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ट्रांजिशन, इसको समझ लो। ट्रांजिशन वर्ड का बेसिकली मतलब होता है चेंज। जैसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना या फिर चेंज का आना। तो ट्रांजिशन का बेसिकली मतलब होता है कुछ चेंज आएगा, कि ट्रांजिशन टेक्स प्लेस यानी कुछ चेंज आएगा। तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं अब इनके अंडर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ग्रुप वाइज अगर हम बात करें तो ये हमारे पास थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं और 12th ग्रुप तक जाते हैं। और एक और बात बताता हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड से, और जाएंगे कहाँ तक, 12 तक। तो ग्रुप 1 और 2 जो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली कहाँ से आए, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक। तो देखो दीज एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एंड पीरियड वाइज दे स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड अप टू 7th पीरियड तक जाएंगे। 7 ही पीरियड होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियड वाइज ये स्टार्ट कहाँ से होंगे ये ज़रूरी है याद रखना, 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे, और 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे और 7th पीरियड तक जाएंगे। इसका मतलब 4 सीरीज़ बनेंगी। हैंस वी हैव 4 ट्रांजिशन सीरीज़, 3D 4D 5D एंड 6D। 3D जो है वो 4th पीरियड में मिलेगी। इसी तरह से 4D जो है वो 5th में, 5D 6th में, और 6D जो है वो 7th पीरियड में हमें मिलेगी। हाँ, 6D सीरीज़ यानी 7th पीरियड में जो हमें मिलेगी वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब अभी उसमें जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं उतने एलिमेंट्स जो उस सीरीज़ में आएंगे। तो ये होता है बेटा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। जो मैंने पहले नाम लिया कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो बेसिकली इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों हैं, तो एक बार फिर से बताता हूँ। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो चेंज ये किस तरह का चेंज दिखा रहे हैं, देखो मैंने कहा ये ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और उसके बाद 13 से 18 ये पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होंगे। तो बेसिकली ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे हमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एक चेंज को बता रहे हैं, कहाँ से कहाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक का। तो ये जो चेंज ये शो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दे दिया गया। देखो इसको पढ़ भी लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज दे रिप्रेजेंट अ चेंज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये है, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ट्रांजिशन क्यों कहा, क्योंकि ये चेंज को बताते हैं। चेंज कहाँ से कहाँ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक जाने तक जो चेंज आता है उस चेंज को ये शो करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ये तो ट्रांजिशन वर्ड का मीनिंग आ गया, लेकिन अगर इसके लिए हम केमिकली सोचें कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि किसी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी चाहिए, तो वो कंडीशन ये है कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट बनने के लिए एलिमेंट जो है उसके पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स, पेनल्टीमेट होते हैं लोअर एनर्जी वाले, ये मैं आगे भी समझाऊंगा। फिलहाल चलो डी ऑर्बिटल समझ लो कि उसके पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। इनकम्प्लीटली फिल्ड का मतलब क्या हुआ, डी में मैक्सिमम कितने आते हैं, 10, तो 10 नहीं होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए, यानी 1 से लेकर 9 तक कितने भी हों, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे +2 +3 वो कोई स्टेट दिखाता है, तो ग्राउंड स्टेट में ना हो सकते, ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड ना हो, तो हम स्टेट भी चेक कर लेंगे। अगर स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं तब भी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे, ठीक है। ये है। अब इसके एग्जांपल्स भी हैं जैसे आगे कुछ, पर एग्जांपल से पहले एक बार फिर ये ध्यान रखना क्या कहा, द एलिमेंट इज सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट इफ़ इट्स n-1 डी ऑर्बिटल इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड। उसका डी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड। और ये n-1 मतलब लोअर एनर्जी का, ये मैं आगे भी क्लियर कर दूंगा। आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है।
अच्छा, अब इसके एग्जांपल आते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुप 12 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 12 एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आ गया जिंक, फिर आ गया कैडमियम और फिर आ गया मरकरी। ये जो ग्रुप मैं डिस्कस करूँ वो ग्रुप आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले है ग्रुप 12 एलिमेंट्स। ग्रुप 12 एलिमेंट्स में 3 है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो जिंक की कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गन 18 3d10 4s2। आर्गन के नीचे आता है क्रिप्टॉन, तो इसीलिए कैडमियम की हो गई बेटा क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2। जैसे ऊपर 3d था नीचे 4d हो गया, ऊपर 4s था नीचे 5s हो गया। इसके बाद आता है मरकरी Hg की कन्फिग्रेशन होगी जीनॉन 54 4f14 5d10 और 6s2। ये नहीं है बेटा कुछ भी, 6s2 ये इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो ये तो आगे ग्रुप 12 एलिमेंट्स। आगे देखो, तो ग्रुप 12 एलिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है, तो ये जो ग्रुप 12 एलिमेंट्स हैं इसमें आप ये देखो कि इनके डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं, D10 और D10। और एक और बात बताता हूँ, ये +2 स्टेट दिखाते हैं, यानी जैसे Zn पे कितना चार्ज आता है, +2। तो अगर +2 चार्ज इस पर आ भी जाता है, या कैडमियम पे भी या मरकरी पे भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे ये 4s वाले या 5s2 वाले या इधर 6s2 वाले। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो भी जाते हैं तब भी आप डी पे देखो तो डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, 10 मतलब फुली फिल्ड। तो हमने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट बनने के लिए डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो फिर फुली फिल्ड रहे तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट हमने नहीं मानना है। तो यही आगे डिस्कस किया हुआ है कि ग्रुप 12 एलिमेंट्स हैव completely filled n-1 d orbitals in their ground state as well as in their possible oxidation state, यानी जो +2 स्टेट दिखाते हैं उसमें भी d फुली फिल्ड रहा। इसीलिए ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये चीज़ है। हाँ, तो बेटा ये कह रहा था मैं कि ग्रुप 12 एलिमेंट्स को, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल्स हमेशा फुली फिल्ड रहेंगे चाहे ग्राउंड स्टेट में या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना है। लेकिन स्टिल ये हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद ही जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो एक प्रॉपर पैटर्न बना रहे पीरियोडिक टेबल में, और दूसरा रीज़न ये भी है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच खाती हैं। ठीक है, मैच उनसे उनकी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं ये। जैसे देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कम्प्लेक्स बनाना। ये +1 में वैसे मैं बताता था, कम्प्लेक्स बनता है लुईस एसिड और लुईस बेस से। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में आगे हम स्टडी भी करेंगे। तो वो जैसे बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कम्प्लेक्स बनाते हैं वैसे ये भी कम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसीलिए ग्रुप 12 एलिमेंट्स को हम स्टडी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही करेंगे, लेकिन डेफिनेशन वाइज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इसी तरह से ग्रुप 3 एलिमेंट्स, जैसे ग्रुप 12 एलिमेंट्स पढ़े वैसे ही ग्रुप 3 एलिमेंट्स, इसको भी याद रखना बेटा। जो ग्रुप मैं यूज़ करूँ वो ग्रुप आपको याद रहना चाहिए। बल्कि इसको ग्रुप 3 एलिमेंट्स को देखो याद रखने का एक ये तरीका भी है। क्या लिखा हुआ है ये देखो, साइंस यार लगती आसान। तो साइंस का मतलब हो गया स्कैंडियम, यार से वाई आ जाएगा, लगती से La, लेंथेनम होता है ये, आसान से एक्टिनम। तो स्कैंडियम, इटीरियम, लेंथेनम, एक्टिनम, वैसे ये एलिमेंट्स होते हैं। स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल्स आने चाहिए, और दूसरा इनको बोलते क्या हैं वो याद रहना चाहिए। तो पहला है Sc जो है स्कैंडियम, Y से होता है इटीरियम, और La से लेंथेनम, Ac से एक्टिनम। तो ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। अब स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन है आर्गन 18 3d1 4s2। तो इसी तरह से इसके ठीक नीचे वाई आता है इटीरियम, तो फिर इसकी भी उसी तरह से हो जाएगी क्रिप्टॉन 36 4d1 5s2। फिर लेंथेनम आएगा जीनॉन 54 4f14 5d1 6s2। फिर एक्टिनम की होती है रेडोन 86 5f14 6d1 7s2। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3d1 4s2 4d1 5s2 5d1 6s2 6d1 7s2, ये कॉमन है। अब ये यहाँ पे ग्रुप 3 एलिमेंट्स मैंने इसलिए मेनली डिस्कस किए हैं क्योंकि बेसिकली ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डी में कितने हैं, 1 है, सभी में 1 है, तो यानी फुली फिल्ड नहीं है। 10 पे होगा ना फुली फिल्ड, तो क्योंकि डी फुली फिल्ड नहीं है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, पर इनकी कोई भी प्रॉपर्टी बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती है। तो इसलिए इनको भी थोड़ा अलग से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ यहाँ बताइए, ये देखो ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड
n-1 d orbitals, so they are considered as transition elements, but they do not show properties similar to other transition elements. For example, they do not show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब अलग अलग स्टेट्स दिखाना। तो ये जो ग्रुप 3 के हैं ये वेरिएबल स्टेट नहीं दिखाते, ये सीधा +3 स्टेट दिखाते हैं। और +3 स्टेट क्यों दिखाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये देखो होता क्या है, जैसे ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो आर्गन 18 यानी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई। तो इसलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाती है, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो इसीलिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज़ कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताई है। और ये देखो, ये जो मैंने बात समझाई कि ये तीनों एक साथ लूज़ कर देते हैं, उसी को लेकर ये क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट है ये। फॉर ग्रुप 3 मेटल आयंस, ग्रुप 3 के जो मेटल हैं कहता उनकी D1 कन्फिग्रेशन इज़ हाईली अनस्टेबल है। D1 का मतलब D में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो कहता वो कन्फिग्रेशन हाईली अनस्टेबल है। अब देखो D1 का मतलब समझ लो, ये D1 का मतलब ये हुआ ये 4s का जा चुका है और D में 1 नहीं है, तो D1 तो हाईली अनस्टेबल होगी ही, क्योंकि इसको वो लूज़ करके फिर स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन पे आएगा। तो इसीलिए ग्रुप 3 जो हैं ये D1 कन्फिग्रेशन पे मिलते ही नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है। बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ D1 इलेक्ट्रॉन इट अटेन स्टेबल फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन। फुली फिल्ड बोल दो या फुली फिल्ड नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये है। नेक्स्ट आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये भी क्लास 11th में भी बताए थे आपको, 21 से 30 एलिमेंट्स हैं, ये याद रखने हैं आपने। और इनमें 21 से 30 एलिमेंट्स में सबसे पहले तो आ गया साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ वियतनाम कम्स मेनली फ्रॉम कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये +1 में भी आपको तरीका बताया था याद करने का, तो वही यहाँ पे यूज़ करना है। साइंस से आ गया स्कैंडियम, टेक्नोलॉजी से Ti, वियतनाम से आ गया वेंडियम, कम से आ गया क्रोमियम, मेनली से मैंगनीज, फ्रोम से आ गया Fe यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। और इनकी कन्फिग्रेशंस पे आ जाओ तो स्कैंडियम जो है उसकी कन्फिग्रेशन है आर्गन 18 3d1 4s2, टाइटेनियम की आर्गन 18 3d2 4s2, वेंडियम की 3d3 4s2, क्रोमियम में ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होती है, +1 में भी स्टडी की थी, 3d4 नहीं होता है 3d5 हो जाता है, क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबल होती है और इसीलिए वो 4s2 के बजाय 4s1 बन जाता है। तो क्रोमियम होता है 3d5 4s1। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ मैंगनीज़ की होगी 3d5 4s2, आयरन 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2। फिर कॉपर की भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल होती है, ये 3d9 नहीं बनता है। क्यों? 3d10 स्टेबल होता है तो वो 3d10 बन जाता है सीधा, और 4s2 के बजाय 4s1 हो जाएगा। इस तरह से जिंक होगा 3d10 4s2। तो ये इसका मेथड होता है। अच्छा, ये कन्फिग्रेशन मैंने आपको सिंपल ऐसे भी समझाई थी कि फिंगर्स में भी आप कन्फिग्रेशन निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो मैंने क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो, क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शन है, ये आपने अच्छे से अलग से याद करना। जैसे मैंने मेनली यानी मैंगनीज़ की पूछ ली, तो आप अपने फिंगर में काउंट करो साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ वियतनाम वाले जो मैंने तरीका बताया उससे, कि मैंगनीज़ मेनली कौन से नंबर पे आया या मैंगनीज़ कौन से नंबर पे आया। तो अगर आप काउंट करोगे आपको पता लगेगा वो 5th नंबर पे आया। तो अगर ये 5th नंबर पे आया है, 5th नंबर पे काउंट करने का मतलब ऐसे, साइंस टेक्नोलॉजी वियतनाम कम्स मेनली, तो मेनली को देखो 5th नंबर पे आया, तो 5th नंबर पे आया तो इसकी कन्फिग्रेशन ये देखो 3d5 4s2 फिक्स कर दो। ऐसे ही जैसे मान लो निकल की पूछ ली मैंने, तो निकल को वो जो मेथड है उससे देखो, साइंस टेक्नोलॉजी वियतनाम कम्स मेनली फ्रॉम कोबाल्ट, निकल कौन से नंबर पे आया? 8th नंबर पे आया, तो इसलिए इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी 3d8 4s2 इस तरह से। अब जिंक जो है वो 10th नंबर पे आया, तो 10th नंबर पे आया तो इसकी बन जाएगी बेटा 3d10 4s2 इस तरह से, ठीक है। और क्रोमियम और कॉपर को अलग से याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की n-1 d 1 से 10 और ns 0 से 2। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल Ag का भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टडी करना है। Ag के बारे में क्या बताया गया है कि Ag फॉर्म कंपाउंड्स। पहले Ag की कन्फिग्रेशन देख लो। Ag की कन्फिग्रेशन है
क्रिप्टॉन 36 4d10 5s1। तो इसका डी कैसा है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है। और एक और आपने AgCl AgBr ऐसे सुना होगा, यानी Ag पे +1 चार्ज तो आपने सुना हुआ है। तो +1 चार्ज भी अगर हम कर दें तो +1 चार्ज के केस में 5s1 जाएगा, डी तो फिर भी फुली फिल्ड रहा। तो अगर डी फुली फिल्ड हो तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करना चाहिए, पर स्टिल ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि भले ही बहुत रेयर यानी बहुत थोड़ी जगह पे, लेकिन स्टिल Ag जो है वो +2 स्टेट दिखाता है। और +2 दिखाने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो एक तो 5s1 से जाएगा और एक D से जाएगा, तो यहाँ पे 9 रह जाएंगे। और 4d 9 का मतलब D इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, तो इसलिए उस केस में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ समझाइए, ये देखिए कि Ag form compounds such as AgF2 and AgO in which Ag is in +2 oxidation state having configuration Ag2 पॉजिटिव की क्या बन जाएगी, क्रिप्टॉन 36 4d9। ये याद रखनी है आपने, 4d10 5s1 होती है Ag की। Hence Ag is a transition element or as Ag2 positive have incompletely filled d orbital। ये और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम एटॉमिक आयनिक रेडियल, लेकिन उससे पहले ये आपको रिलेशन याद रखनी है। ये शील्डिंग इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के, यानी जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये ऐसे होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन पे होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जैसे मान लो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इस पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी। क्यों? ये जो पिंक वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को, ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा तो इस ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ कम हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट हो गया। शील्डिंग इफेक्ट यानी शील्ड का मतलब होता है बचाना, तो पिंक वाले ने ब्लू वाले को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बचा लिया, तो इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये पिंक कहाँ है, इनर है, अंदर है ना, बीच में आया, तो जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई, तो उसको रिमूव करना भी इजी हो जाएगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन या आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्स होते हैं, पर ये डायरेक्ट होता है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स के।